वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की, जिसकी तैयारी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। सरकार वक्फ बोर्ड या वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन की योजना बना रही है। संसद के इसी सत्र में संशोधन विधेयक लाने पर मन बनाया गया है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव लाए गए, उन पर सहमति बनाई गई। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां जो होती हैं बेलगाम, वो कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन के, बिना वेरिफिकेशन के कब्जा नहीं कर सकता है। यह नहीं कर सकता है कि संपत्ति वक्फ की है, अब हमारी हो गई। दरअसल देश में इस वक्त चर्चा गर्म है कि आखिर वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, सरकार की योजना क्या है, विरोध करने वालों के पास क्या दलीलें हैं। यह सब कुछ समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अगर वक्फ बोर्ड के बेलगाम होने, एक समानांतर व्यवस्था देश में चलते रहने को रोकने और नियंत्रित करने का मन बनाया है, तो उसके कारण होंगे और मुझे लगता है कि सारे वाजिब हैं। दरअसल देश में वोट बैंक का एक बड़ा खेल चलता रहा है और वोट बैंक की वजह से ही वक्फ बोर्ड की बेतहाशा शक्तियां बढ़ाई गईं। 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो उसने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग करते रहे। इनका कहना ये रहा है कि वक्फ में आम मुसलमानों की जगह है ही नहीं, सिर्फ पावरफुल लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, मालदार लोग हैं। इनके पास कितना पैसा आता है कोई हिसाब नहीं है, इनकी कमाई का रास्ता क्या है कोई लेखा जोखा नहीं है, ये कितना टैक्स देते हैं नहीं पता है। सब कुछ जो है वो बिना खाता बही चल रहा है। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं और दावा किया जाता है कि सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। उनको पैसा प्राप्त हो, राजस्व का मतलब ये नहीं सरकार के खजाने में आता है, लेकिन वो पैसा कहां जाता है किसी को नहीं मालूम। कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई बदलाव है, एक बड़ा फैसला है और देश में उसको लेकर के तरह तरह की राय हो रही है, तमाम लोग अलग तरह की बात कह रहे हैं, तो जो असलियत है वो आपको जानना चाहिए। वक्फ एक्ट 1954 पारित किया गया। पहला संशोधन 1995 में लाया गया और दूसरा 2013 में। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं, किसी भी मुस्लिम देश की बात मैं कर रहा हूं, सऊदी और ओमान समेत, जहां ऐसा कानून है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। ताकतवर लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमा रखा है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा है। इस मामले पर देश के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय, उनकी कई पिटीशंस रही हैं, उसमें से एक यह भी रहा कि वक्फ कानून में संशोधन किया जाए और सरकार जो विधेयक लेकर के आ रही है उस विधेयक के लाने के पीछे कोई आदमी इंस्ट्रूमेंटल रहा है तो अश्विनी उपाध्याय हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। और विष्णु शंकर जैन जाने माने वकील हैं। विष्णु, आपका भी। अश्विनी जी, संशोधन जो सरकार लेकर के आ रही है, बिल लेकर के आ रही है, कानून बनाने जा रही है कि वक्फ एक्ट में बदलाव लाना चाहिए, ये बेलगाम है, बेहिसाब शक्तियां हैं, ये एक समानांतर कोई व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या है आम आदमी के लिए आप समझाइएगा, और बदलाव क्या क्या हो जाना चाहिए, जो विधेयक आ रहा है उसमें क्या क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। देखिए, भारत संविधान से चलता है और मैंने यहाँ अपने हाथ में संविधान ले रखा है, आपके दर्शकों को भी दिख रहा होगा। भारत के संविधान में WAQF, वक्फ नाम का शब्द कहीं है ही नहीं है। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल तो बहुत बाद की बात है, वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। इसके बावजूद भारत में वक्फ एक्ट बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया। 30 भारत में 30 स्थानों पे 30 राज्यों में वक्फ बोर्ड चल रहा है। उनका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला टैक्स पेयर के पैसे से जा रहा है। जो आप इनकम टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, उनको वेतन भत्ता उससे मिल रहा है। सारे उनके ऑफिस का खर्चा हम और आप बियर करते हैं।
और उसमें 7 आदमी में जो वक्फ बोर्ड है उसमें 7 आदमी कौन है? एक एमएलए है वो भी मुस्लिम, एक एमपी है वो भी मुस्लिम, एक एडवोकेट उसमें रहेगा वो भी मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर रहेगा वो भी मुस्लिम, एक आईएएस ऑफिसर रहेगा वो भी मुस्लिम, एक स्कॉलर रहेगा वो भी मुस्लिम, एक मुतवल्ली रहेगा वो भी मुस्लिम। ये है वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन। भारत संविधान से चलता है, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना संविधान। तो भारत का संविधान कहता है जो विधान होना चाहिए वो सबके लिए एक होना चाहिए, यानी एक देश एक विधान होना चाहिए। आप जरा देखिए, हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड नहीं है, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड नहीं है, सिख के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, जैन के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, पारसी, ईसाई, यहूदी के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, बहाई के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, केवल एक कम्युनिटी के लिए ऐसा बोर्ड है। भारत में जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, उनके लिए 3 कानून है। आपका ट्रस्ट एक्ट है, चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है, तो वहां पे आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अलग अलग वहां कानून चल रहे हैं। आप वहां सब लोग जो डोनेट करना चाहते हैं वहां दें। लेकिन अलग से 1954 में नेहरू जी ने बनाया, बाद में उसको और मजबूत किया 1995, 2013 में तो इतना अनलिमिटेड पावर दे दिया है कि आपका ऑफिस नोएडा में है, अगर नोएडा में वक्फ बोर्ड कह दे ये आपका इंडिया न्यूज का ऑफिस वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप उसके नोटिफिकेशन को नोएडा की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको लखनऊ जाना पड़ेगा 700 किलोमीटर दूर। तो वक्फ बोर्ड 2 काम कर रहा है, एक तरफ बड़ों को जो अमीर है उनको नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ आदिवासियों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन भी कर रहा है, उनको धर्मांतरित भी कर रहा है। आते हैं ऊसर अश्विनी जी। जमीन पे कब्जा कर रहा है, ऊसर जमीन पे कब्जा कर रहा है, बंजर जमीन पे कब्जा कर रहा है, खेल के मैदान पे कब्जा कर रहा है, चारागाह पे कब्जा कर रहा है, जंगलों पे कब्जा कर रहा है, रेलवे के किनारे पटरियों के बगल में मजार दरगाह बना के कब्जा कर रहा है। तो ये वक्फ एक्ट केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि अन इस्लामिक अन कुरानिक भी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जी। मजार बनाना अन कुरानिक है, अन इस्लामिक है, इसलिए आपको कुवैत, दुबई, बहरीन, अरब, जितने गल्फ कंट्रीज है जहां से इस्लाम शुरू हुआ, अभी एक भी मजार नहीं मिलेगी। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, इसलिए पूरे खाड़ी देशों में आपको एक भी दरगाह नहीं मिलेगी। कुरान में, होली कुरान में एक भी बार शब्द वक्फ नहीं आया। तो न भारत के संविधान में कहीं वक्फ आया है और न तो कुरान में कहीं मजार और दरगाह आई है। इसके बावजूद ये वक्फ बोर्ड मजार और दरगाह बना बना के कब्जा करता जा रहा है। और कितनी जगह कब्जा कर लिया, मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं। मैं 1 मिनट का टाइम और लूंगा आपका। हाँ। दुनिया के 200 देशों में से 50 देशों का जो एरिया है ना, उससे ज्यादा भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मालदीव का टोटल क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, भारत के वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन का टोटल एरिया 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। हांगकांग का एरिया 2,75,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। डेनमार्क का एरिया 3,45,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। और फिनलैंड का एरिया 3 एकड़ जमीन। मॉरिशस का एरिया 5 लाख एकड़। अब याद रखिए, मॉरिशस का एरिया 5 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 2 मॉरिशस, मॉरिशस का डबल। लग्जमबर्ग का एरिया 6 लाख एकड़, साइप्रस का एरिया 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का एरिया 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो हमारे भारत में वक्फ बोर्ड के पास जितना जमीन है उससे कम है। दुनिया में मैं संयुक्त इसलिए कह राष्ट्र रहा जितने हूं, देशों को मान्यता देता है उनकी संख्या 193 है। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि उनसे 50 ऐसे देश हैं जिनका इलाका, उनका क्षेत्रफल उतना ही नहीं है जितना कि वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। वक्फ एक अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इस्लाम के लिए आप दान, इस्लाम की बेहतरी, इस्लामिक समाज के लिए, विकास के लिए आप जो चल अचल संपत्ति दान करते हैं वक्फ है। लेकिन आज की तारीख में वक्फ बोर्ड लगातार ज़मीनों पर कब्जा करता चला जा रहा है और चूंकि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको फैसला उसी के दरवाजे से लिया ना अपने लिए। और अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि आपको ये तय करना है, आपको साबित करना है कि वक्फ ने कहा कि संपत्ति आपकी है, तो आप दिखाएं दस्तावेज, आप सबूत दें कि नहीं यह मेरी है। साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है। विष्णु, यह जो नया कानून है, अश्विनी जी ने अपनी बात रखी है। लोग कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी खिलाफ कुछ सरकार लेकर के आ रही है, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी रहा है, लंबे समय से लंबित है, यह एक सही फैसला है, किया जाना चाहिए था। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, आपने जो पॉइंटर्स यहाँ बताए हैं वो काफी महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड भी करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लॉ में कहावत होती है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसको कोई ये थ्योरेटिकल बात नहीं रह गई है। इसके लिविंग उदाहरण मिल रहे हैं, जहां तमिलनाडु का गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, ताजमहल, आपका कृष्ण जन्मभूमि का केस हो गया, ज्ञान व्यापी का हो गया, राम मंदिर का केस हो गया, इन सारी जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। बेंगलोर के ईदगाह मैदान की बात कर ले तो ये उदाहरण है ऐसे। अब समस्या कहाँ पे है? समस्या है जो वक्फ एक्ट के प्रोविजंस हैं जो अभी आपने बताए, उसी में कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूं। एक तो जो वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इसको कंपेयर किया जाए आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B से भारतीय संविधान के, हमारे संविधान में 3 तरह की कोर्ट्स का निर्माण किया गया है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये जो चौथी तरह की कोर्ट बनाई गई है, इसमें बताया गया कि किन सब्जेक्ट्स पे ये चौथी तरह की कोर्ट बन सकती है, और वक्फ ट्राइब्यूनल उसमें फॉल नहीं करता, तो वक्फ ट्राइब्यूनल खुद में इलीगल है। दूसरा, जो वक्फ ट्राइब्यूनल में कॉम्पोजिशन है, जिसमें एक क्वालिफिकेशन है कि एक आदमी इस्लामिक लॉ का जानकार उसमें होगा, वो असंवैधानिक है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है किसी भी जुडिशियल ट्राइब्यूनल के लिए। इसके साथ जो वक्फ बोर्ड को पावर दी गई है सेक्शन 54-55 में, कि वो कोई भी अगर वक्फ की जमीन पे इंक्रोचमेंट करता है तो वो डीएम एसएसपी को डायरेक्ट कर सकते हैं वक्फ ट्राइब्यूनल से ऑर्डर लेने के बाद, और स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू कैरी आउट दैट ऑर्डर। ये अपने आप में असंवैधानिक है क्योंकि ऐसी कोई पावर किसी और समुदाय को नहीं है। तो आपने जो बातें बताई हैं उसमें ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड हो सकती हैं, जिससे समझ में आता है कि अभी का जो वक्फ एक्ट है 1995 ये कितना ड्रैकोनियन मैं है। विष्णु मैं आता हूं आपके पास, अश्विनी के पास अगला सवाल लेकर के जाऊं। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ जो है वो समय के साथ इतना मजबूत होता चला गया कि कई संशोधन हुए हैं और वो बेहिसाब ताकतवर हो गया है। अश्विनी जी ने कहा कि दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका अपना क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना वक्फ के पास हिंदुस्तान में संपत्ति है, यानी कि ज़मीनें हैं। वक्फ की ताकत को आप कैसे देखते हैं और क्यों ज़रूरी है कि इसके कानून को ठीक किया जाए और वक्फ को सांचे में लाया जाए? देखिए, बहुत ज़्यादा वक्फ मजबूत हुआ है। अगर आप वक्फ एक्ट 1913 और वक्फ एक्ट 1923 का अध्ययन करें तो वो इतना ड्रैकोनियन नहीं था जितना वक्फ एक्ट 1954 जो भारत में पास हुआ आज़ादी के बाद, वो काफ़ी ड्रैकोनियन था। उसके बाद उसमें 1984 में अमेंडमेंट हुआ, वो काफ़ी ड्रैकोनियन था। 1995 में और 2013 में अमेंडमेंट हुआ। अब अमेंडमेंट क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेक्शन 4, 5 और 6 में जो अमेंडमेंट किया गया, उसमें सेक्शन 6 में एक पहले शब्द यूज किया जाता था, पर्सन इंटरेस्टेड। तो जो वक्फ की संपत्ति का सर्वे होता था 4, 5, 6 में, अगर उस संपत्ति के सर्वे में किसी नॉन मुस्लिम को इंक्लूड कर लिया गया जो इस्लाम मानने वाला नहीं है, उसकी संपत्ति अगर उसमें चली गई तो उसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑर्डर उस पर बाइंडिंग नहीं था। और उस पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स भी आए 1979 में और 2010 में। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते इसमें बदमाशी की और सेक्शन 6 में अमेंडमेंट करके उसको पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को अमेंड करके पर्सन एग्रीव्ड कर दिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया रशीद वली बेग में, जिसमें ये प्रोविजन है कि आपको उसको चैलेंज करने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा, और नॉन मुस्लिम भी इसकी परिधि में आता है, इसकी श्रेणी में आता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रैकोनियन पार्ट है। दूसरी बात, सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और ये जो पावर दी गई है ये अपने आप में बहुत ही विरोधाभास है, क्योंकि अगर आप इसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कंपेयर करें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वही सरकार नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 4 साल पहले लाई थी 1991 में, और उसमें हिंदू समाज के लोगों को रोक लगा दी गई रिक्लेम करने से, और किसी भी मंदिर की संपत्ति को आप रिक्लेमेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे वक्फ ट्राइब्यूनल को पावर दे दी गई कि आप घोषणा करेंगे और जो उससे एग्रीड हो वो कोर्ट जाए, तो ये बड़ा ड्रैकोनियन है। साथ ही साथ वक्फ ट्राइब्यूनल, जैसे मैंने आपको बताया, गलत है। सेक्शन 101 में वक्फ की जो जितने मेंबर्स हैं, वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत को आज तक पब्लिक सर्वेंट का दर्जा इस देश के संविधान या कानून ने नहीं दिया है। सेक्शन 107 में लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत एग्जेम्प्ट किया गया है वक्फ बोर्ड को। मतलब अगर वक्फ को कोई भी संपत्ति कभी भी क्लेम करनी तो उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। हमारे लिए समय सीमा है 3 साल, 6 साल या 12 साल, या बाकी समुदायों के लिए भी समय सीमा है, पर वक्फ के लिए कोई समय सीमा नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश शायद जितने हिंदू शरणार्थी थे वो सोच रहे थे कि जो जमीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत केंद्र सरकार की जो उनको मिलेगी, वो सारी की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1984 में दे दी। और उसका आज का मौजूदा सेक्शन है सेक्शन 108, पहले के सेक्शन था सेक्शन 1954 में। तो इस तरह के अमेंडमेंट होते चले गए जिससे वक्फ
एक राक्षस का शेप ले लिया है और अब ये सिर्फ एक एकेडमिक बात नहीं रह गई है। वक्फ एक्ट 1995 के पास ऐसे असीमित अधिकार हैं वक्फ बोर्ड के पास, जिससे ये प्रॉपर्टीज उजर्व करते चले जा रहे विष्णु हैं। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ये एक ड्रैकोनियन लॉ हो गया और इसको बेहिसाब ताकत दे दी गई, और अश्विनी उपाध्याय जो कह रहे हैं कि इस ताकत का इस्तेमाल इन लोगों ने ज़मीन को कब्जा करने में किया, और आज की तारीख में बेहिसाब संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, क्योंकि आपने वोट की राजनीति के चलते एक तबके को लगातार खुश करने की खातिर सब कुछ दांव पर लगा दिया, या आंख पर पट्टी बांध ली और आपने कानून उनके हाथ में दे दिया। अश्विनी जी, यह जो कोई ड्राफ्ट कहीं मैंने पढ़ने को उसको मिला नहीं, लेकिन जो नया बिल है, जो कानून बनने जा रहा है, किन किन बातों पर ध्यान होगा और नए कानून में क्या क्या है जो वक्फ बोर्ड के हिस्से से हटाया जाना चाहिए या हटाया जाएगा? देखिए राणा जी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं। अगर आपकी गाड़ी के टायर में एक पंचर हो तब तो पंचर बनवाना चाहिए, लेकिन अगर आपके गाड़ी के टायर में 40 पंचर हो जाए तो फिर वो टायर बदल देना चाहिए। आपकी बाल्टी में एक छेद हो तब तो उसको रिपेयर कराना चाहिए। बाल्टी में अगर 40 छेद हो जाए तो रिपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बाल्टी को बदल देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी के लिए बाकायदा एक व्यवस्था है, तो केवल मुस्लिम्स के लिए अलग से वक्फ क्यों? अरे वक्फ का मतलब दान करना हो, तो हिंदू भी दान करते हैं, जैन भी दान करते हैं, सबसे ज्यादा भारत में तो जैन दान करते हैं। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई के लिए बाकायदा, मेरा ये मानना है वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। और 40 अमेंडमेंट, आप जरा सोचिए, एक कानून इतना घटिया है कि उसमें 40 बदलाव करना पड़ रहा है। मतलब शरीर इतना सड़ चुका है कि आपको 40 जगह ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो 40 जगह ऑपरेशन करने की बजाय मुझे लगता है वो पार्ट निकाल देना चाहिए। मेरा ये मानना है भारत में एक यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड हो। बेटर होगा एक देश एक संपत्ति संहिता हो, एक देश एक धर्मस्थल संहिता हो, एक देश एक दान संहिता हो। अलग से नहीं होना चाहिए। अगर आप रिलीजन के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाएंगे, और एक बात आपको बता दूं, भारत में 20 से ज्यादा ट्रिब्यूनल चलते हैं। एक ट्रिब्यूनल अपना रिलीजन के आधार पे, आपके पास एनजीटी है, ऐसे दुनिया भर के ट्रिब्यूनल हैं, 20 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं भारत में। कोई भी ट्रिब्यूनल रिलीजन के आधार पे नहीं है। ये ट्रिब्यूनल रिलीजन के आधार पे। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बार बार धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ कई कानून बनाए गए हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं। यह भी वैसा ही है। अगर आप एक धर्म विशेष को पालने पोसने या खुश करने के लिए इस तरह का कानून बना करके अपनी वोट की राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो फिर इसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है। खास करके उसी तबके को, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारे गरीब तबके से आए लोगों ने, शिया समुदाय के लोगों ने, वोरा कम्युनिटी के लोगों ने सख्त एतराज़ किया कि इस कानून को बदल दिया जाना चाहिए। और मैं अश्विनी उपाध्याय की बात से सहमत हूँ कि एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए, चाहे वो दान करने का हो या फिर किसी और मसले का हो। अगर देश में नागरिक के पास बराबर के अधिकार हैं तो नागरिक के साथ कानूनी तौर पर ट्रीटमेंट का जो रास्ता है वो एक सा ही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो बदलाव हो रहे हैं ज़रूरी हैं, वाजिब हैं।